आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 7.2 के आर्टिकल्स हमने करने हैं और 7.2 के आर्टिकल्स में जो चीज़ हमने पढ़नी है वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स उस वक्त कह सकते हैं अगर उस मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया जाए और आपको एक आइडेंटिटी आंसर मिले, यानी जो न्यू आंसर आपको मिलता है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन है, अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं और मैट्रिक्स का इन्वर्स लेते हैं, अगर दोनों सेम आ जाएं, दोनों इक्वल आंसर दें, तब भी उस मैट्रिक्स ए को हम क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये दो डेफिनेशंस हैं। अ मैट्रिक्स इज साइड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए डॉट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और सेकेंड डेफिनेशन ये है कि अ मैट्रिक्स इज साइड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी। प्रॉपर्टीज में ये है कि अगर हमारे पास दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं तो उनका अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो भी क्या होगा, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी अगर आपके पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका ट्रांसपोज भी क्या होगा, वो भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होगा। थर्ड प्रॉपर्टीज है कि इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसका अगर हम इन्वर्स लेते हैं तो उसका इन्वर्स भी जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है इफ ए इज ऑर्थोगोनल, अगर मैट्रिक्स ए आपके पास है कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आप उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो +-1 ही होगा। ठीक है, ये मस्ट है ये कंडीशन, उसका मैग्नीट्यूड लाजमी या तो 1 होगा या फिर -1 होगा। फोर्थ कंडीशन इसकी ये है। फिफ्थ कंडीशन इफ ए इज ऑर्थोगोनल, अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है वो ऑर्थोगोनल है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और उसका इन्वर्स क्या होगा, वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होगा। छठी प्रॉपर्टी है कि ए डॉट ए, यानी अगर हमारे पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो हम अगर उस मैट्रिक्स को और उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक आइडेंटिटी आंसर हमारे पास आएगा। सिक्स प्रॉपर्टी यह है कि ए का ट्रांसपोज जो होता है ऑर्थोगोनल, अगर आपके पास मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल है अगर उसको हम ट्रांसपोज लें तो वो अपने इन्वर्स की इक्वल होता है। सेवन प्रॉपर्टी ये है कि इफ बाय एनी रो और कॉलम ऑपरेशंस, यानी अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है हम उस पे रो या कॉलम ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है, कोई भी ऑपरेशंस करते हैं, अगर वो आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ जाता है तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, वो ऑर्थोनॉर्मल भी होगा। तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, वो ऑर्थोनॉर्मल सेट आपको देगा। और ऑर्थोनॉर्मल सेट की हम पहले डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो वो ऑर्थोनॉर्मल कब होता है, ऑर्थोनॉर्मल वो उस वक्त होता है कि अगर उसके एलिमेंट्स का आपस में क्या होगा, मतलब है उसके मैग्नीट्यूड से हम उसको डिवाइड कर दें, यानी अगर उस मैट्रिक्स को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाता है, ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो वो क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स। यानी हम ये डेफिनेशन बढ़ी थी कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स, यानी आप U2 वेक्टर बनाना चाहते हैं तो W2 और W2 का नॉर्म होता है। अब ये जो U2 था वो हमारे पास क्या बन जाता था, ऑर्थोनॉर्मल सेट। अब देखिए इसकी एग्जांपल्स हम एक दो करेंगे। इनर प्रोडक्ट स्पेस है, शो दैट द रो और कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स ए इज फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सेट, यानी ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स ही बनाएगा। हमने क्या करना है, सिक्स प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है उसको अगर हम ऑर्थोगोनल शो कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑर्थोनॉर्मल भी हो जाएगा। सो फर्स्ट वी शो दैट द मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल। अगर ऑर्थोगोनल हो जाता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स शो हो जाता है तो फिर ऑर्थोगोनल शो होने के बाद ये क्या होगा, ऑर्थोनॉर्मल भी होगा। सो मैट्रिक्स ए को ऑर्थोगोनल शो करने के लिए हम क्या लेंगे, मैट्रिक्स ए और इसके ट्रांसपोज का हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या जाए, आइडेंटिटी के बराबर अगर आ गया तो वो मैट्रिक्स ए क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। और ऑर्थोगोनल अगर हुआ तो वो क्या होगा, ऑर्थोनॉर्मल भी होगा। सो देखिए ए और ए ट्रांसपोज, ठीक है, मैट्रिक्स है और उसके ट्रांसपोज को हमने मल्टीप्लाई किया। मैट्रिक्स से आपके पास क्या था, cos थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1। तो इसका ट्रांसपोज यानी नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम हम चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा साइन थीटा 0 माइनस का साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आ रहा है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 0, cos थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा cos थीटा प्लस का 0 एंड 0 0 0, साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस 0, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड 0 प्लस 0 प्लस 1। यानी मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, अपनी सिंपली इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम जानते हैं
ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, ये टर्म इससे कैंसल आउट हो जाएगी और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1 और यहाँ पे भी 1 लिख देंगे, हमने लिख दिया। अब ये देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब अगर आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, सॉरी हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी अगर हम उसको क्या शो कर देते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स शो हो जाता है। सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से हमने ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स कैसे बनाना होता है, उसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को अगर उसके मैग्नीट्यूड से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। अगर इस मैट्रिक्स को हम 1 पे डिवाइड कर दें तो इस मैट्रिक्स पे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, बल्कि आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। तो ये 10 इज ऑर्थोगोनल एंड हेंस इज ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोगोनल है तो वो ऑर्थोनॉर्मल भी होगा, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो ऑर्थोनॉर्मल भी होता है और ऑर्थोगोनल भी होता है, यानी किसी भी मैट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होता है। एग्जांपल नंबर 14 है, फाइंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स फर्स्ट रो इज, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 एंट्रीज हैं, मतलब क्या है कि स्क्वायर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए जरूरी है कि वो क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर इसमें 3 एंट्रीज हैं, मतलब है 3 कॉलम्स हैं, तो इसमें 3 रोज होने चाहिए। अब फर्स्ट रो तो उसने बता दिया, फर्स्ट रो गिवन है, 2 रोज हमने खुद फाइंड करनी है। जैसे कि ऑर्थोनॉर्मल सेट फाइंड करते थे हम, यानी U2 को डिफाइन करते थे और U3 को डिफाइन करते थे। U2 को हम कैसे डिफाइन करते थे, U2 इज इक्वल टू W2 और W2 का नॉर्म होता था, और इस तरह U3 इज इक्वल टू W3 और W3 का नॉर्म। यानी हम अपने तरफ से एक वेक्टर लेते थे, उस वेक्टर को हम ऑर्थोगोनल शो करते थे, और ऑर्थोगोनल शो करने के बाद उसको फिर हम ऑर्थोनॉर्मल शो करते थे। और ऑर्थोनॉर्मल कैसे शो होता था, यानी वेक्टर उसका नॉर्म लेते थे। अब देखें लेट R1 इज इक्वल टू 1/3, 2/3 एंड 2/3, 3 एंट्रीज हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, R2 को फाइंड करते थे, वहां पे हमने करना होता था U2 को, यहाँ पे हम करेंगे R2 को, क्योंकि हम रो की बात कर रहे हैं, सेट की बात नहीं कर रहे, ठीक है। सो R2 क्या होगा, R2 स्टेरिक ओवर R2 स्टेरिक का नॉर्म, ठीक है। अब हमने क्या करना है, R2 स्टेरिक फाइंड करना है। R2 स्टेरिक कैसे फाइंड करेंगे, R2 स्टेरिक में यह होता है कि देखें अगर इसमें 3 एंट्रीज हैं, R1 में क्या है 3 एंट्रीज हैं, तो हम लिखेंगे R2 स्टेरिक इज इक्वल टू E1 E2 E3, और नीचे इसके R1 के जो मैट्रिक्स है वो लिख देंगे 1/3, 2/3 एंड 2/3। तो देखें R2 कैसे डिफाइन होगा, E1 E2 ओवर 1/3 2/3, ठीक है। यानी हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। R2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, R2 स्टेरिक को E1 E2 E3 का मैग्नीट्यूड, साथ में 1/3 2/3 एंड 2/3, ये नॉर्म है, ओके हो गया। अब पहले क्या करेंगे, अब इसका हम कोफैक्टर लेंगे, फिर इसका कोफैक्टर और इसका कोफैक्टर, तीनों के कोफैक्टर लेंगे, ठीक है। कोफैक्टर कैसे लेंगे, देखें पहले इन दोनों का होगा, फिर क्या होगा, इन दोनों का होगा, और फिर दरमियान में से इसको निकाल के इन दोनों का हम लेंगे कोफैक्टर। सो ये हो जाएगा E1 E2, E1 के नीचे क्या है 1/3, तो 1/3, E2 के नीचे क्या है 2/3, तो 2/3 प्लस मैग्नीट्यूड E2 और E3 का लेंगे। सो E2 के नीचे क्या है 2/3, E3 के नीचे क्या है 2/3, इसका भी हमने नॉर्म लेना है, सॉरी मैग्नीट्यूड लेना है। और थर्ड में क्या है E3 और E1 का, E3 के नीचे क्या है 2/3 और E1 के नीचे क्या है 1/3। सो इनका हम अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा E1 2/3 माइनस E2 1/3 प्लस E2 2/3 माइनस E3 2/3 प्लस E3 1/3 माइनस E1 2/3, माइनस E1 2/3 माइनस E1 2/3 से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब बाकी जो एंट्रीज बचेंगी वो E2 और E3 की बचेंगी, दोनों को हम एक साथ लिख देंगे। सो E2 की जब एंट्रीज को हम एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएंगी E2 2/3 माइनस 1/3 प्लस E3 माइनस का 2/3 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे तो ये E2 इज इक्वल E2 इंटू 1/3 हो जाएगा प्लस E3 इंटू माइनस 1/3। अब देखें E1 के साथ कोई नंबर नहीं है, E1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है 0 है। E2 का कोफिशिएंट क्या है 1/3 है, और माइनस का E3 का क्या है माइनस का 1/3। सो R स्टेरिक जो है R2 स्टेरिक वो हमारे पास क्या एंट्री दे रहा है 0 1/3 और माइनस 1/3। R2 स्टेरिक की वैल्यू आ गई। अब R2 स्टेरिक की वैल्यू आ गई तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर देंगे। कैसे करेंगे, R2 स्टेरिक और R2 स्टेरिक का नॉर्म या मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, यानी इनकी एंट्रीज का हम क्या लेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेंगे। सो 0 का स्क्वायर
ठीक है, प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और ऊपर क्या लिखेंगे 0 1/3 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट बाई 3। जब इसका हम ओपन करेंगे 1/9 प्लस 1/9 स्क्वायर रूट 9 आ जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपके पास 0 1/3 माइनस का 1/3 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये हो जाएगा 0 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इंटू माइनस का 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये तो आपके पास R2 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये हमारे पास R2 की वैल्यू क्या आएगी 0 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, R2 आ गया। अब R3 को हम कैसे डिफाइन करते थे, जैसा कि हम U3 को डिफाइन करते थे, वहां पे होता था W3 इज इक्वल टू V3 माइनस V3 U1 का इनर प्रोडक्ट लेते थे और साथ में U1 माइनस V3 और U2 का इनर प्रोडक्ट साथ में U2 लिखते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं और इसमें 3 क्रॉस 3 एलिमेंट्स हैं, तो E1 E2 E3। अब आपके पास देखें पहला रो फर्स्ट रो उसने गिवन बता दिया था कि वो क्या है 1/3 है 2/3 है और 2/3 है। लेकिन आपके पास थर्ड नंबर पे जो एलिमेंट्स आते थे ये, वहां पे हमने R2 के एलिमेंट अब पुट नहीं करने, ठीक है, हम R2 स्टेरिक एलिमेंट पुट करेंगे। यहाँ पे R2 स्टेरिक एलिमेंट हमारे पास क्या आते थे 0 1/3 और माइनस का 1/3, तो यहाँ पे 0 1/3 और माइनस का 1/3 पुट करेंगे। अब मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड खोलने का तरीका आपको आता है, कैसे हम उसको ओपन करते हैं। जब हम इसका मैग्नीट्यूड ओपन करते हैं तो आपके पास एलिमेंट जो आएंगे R3 स्टेरिक के वो क्या आएंगे माइनस का 4/9 1/9 एंड 1/9। अब R3 स्टेरिक के एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। R3 स्टेरिक के एलिमेंट्स जैसे ही हमारे पास आएंगे हम उसको R3 में पुट कर देंगे, बिकॉज वी नो दैट R3 जो होता है R3 को हम कैसे डिफाइन करते थे कि R3 इज इक्वल टू R3 स्टेरिक ओवर R3 स्टेरिक का मैग्नीट्यूड या नॉर्म, ठीक है। सो R3 स्टेरिक हमारे पास क्या आता है यहाँ पे माइनस का 4/9 1/9 एंड 1/9। तो यहाँ पे अगर हम उसकी वैल्यूज लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4/9 1/9 1/9 और नीचे क्या है R3 स्टेरिक का नॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4/9 का स्क्वायर प्लस 1/9 का स्क्वायर प्लस 1/9 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। ये R3 को हम फाइंड कर रहे हैं। सो R3 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, देखें माइनस का 4/9 1/9 1/9, इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16/81 1/81 1/81। सो ये हो जाएगा 18/81 और ये आपके पास हम इसको ओपन करेंगे तो ये R3 स्टेरिक का जो नॉर्म होगा वो आपके पास कौन सी वैल्यूज देगा, वो हमारे पास आएगा ये देखें माइनस का 4/9 1/9 1/9। सो ये हो जाएगा 16/81 प्लस 1/81 प्लस 1/81 और इसका स्क्वायर रूट, तो ये 17/81 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 18/81। सो दिस इज इक्वल टू माइनस का 4/9 1/9 1/9 ओवर 18/81 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास R3 जो है वो इस तरह आ रहा है, ठीक है। अब 18/81 का जो है वो क्या होता है स्क्वायर रूट जो होता है वो 9 होता है और 18 को हम क्या लिख सकते हैं कि 3 इंटू ये, यानी हम अगर यहाँ पे इसकी वैल्यूज लें तो R3 यहाँ पे इसका नॉर्म लिया, वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास R3 की जो वैल्यूज आएंगी वो माइनस का 4/3 इंटू स्क्वायर रूट 2 आएगा और नेक्स्ट आपके पास 1/3 इंटू स्क्वायर रूट 2 आएगा, 1/3 इंटू स्क्वायर रूट 2 आएगा। ये हमारे पास वैल्यूज आएंगी किसकी R3 की। अब R1 R2 और R3 की जब वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी तो हमने क्या करना है उसको मैट्रिक्स A बनाना है, जो कि हमने फाइंड करना था कि फाइंड मैट्रिक्स इफ इट्स फर्स्ट रो, यानी हमने मैट्रिक्स बताना है कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या होगा। फर्स्ट रो में गिवन था कि 1/3 है 2/3 है 2/3 है। सेकेंड रो हमें क्या मिला था, सेकेंड रो हमारे पास आ रहा है 0 1/2 का स्क्वायर रूट और 1/2 का स्क्वायर रूट। थर्ड रो में क्या मिल रहा है माइनस का 4/3 इंटू स्क्वायर रूट 2 1/3
3 इंटू स्क्वायर रूट 2, 1/3 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सो ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ये हमें रिक्वायर्ड था, यानी अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसका फर्स्ट रो आपको गिवन हो कि फर्स्ट रो, जैसे कि हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस में हमने अगर कोई वेक्टर को शो करना था कि वो ऑर्थोनॉर्मल सेट है या ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर है, तो वहां पे हमें एक वेक्टर गिवन होता था u1 की u1 इज इक्वल टू दिस, u2 और u3 हम फाइंड करते थे। अब अगर मैट्रिक्स है उसमें फर्स्ट रो गिवन है, सेकंड रो और थर्ड रो फाइंड करनी हो तो कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? हम यही वाला प्रोसेस यूज करते हैं। R2 को डिफाइन करते हैं। R2 कैसे डिफाइन होगा? E1 E2 E2 E3 E3 E1। इसी तरह R3 जो है, R3 स्टेरिक, वो कैसे डिफाइन होगा? वो देखेंगे कि E1 E2 E3 को हम एब्सोल्यूट में लिखेंगे, साथ में फर्स्ट रो की एंट्रीज लिखेंगे और फिर सेकंड मतलब R2 स्टेरिक की वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हमने R2 की वैल्यूज नहीं लिखनी, बल्कि R2 स्टेरिक की वैल्यूज लिख के उसको हम डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट को ओपन करने के बाद R3 की जो वैल्यू आएगी उसका फिर हम क्या करेंगे? R3 में पुट कर देंगे। और R3 में हमारे पास क्या होता है? R3 हमारे पास होता है R3 स्टेरिक ओवर R3 स्टेरिक का नॉर्म। तो इस तरह आपके पास एक नया R3 रो आ जाता है। अब जब तीनों रोज आ जाती हैं उसका आप एक मैट्रिक्स बनाते हैं और उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स। तो जी स्टूडेंट्स, ये तो था इंट्रोडक्शन मतलब आर्टिकल 7.2। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसके कुछ क्वेश्चंस हैं इसी रिलेटेड, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के रिलेटेड, तो वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।